नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर हम लोग देख रहे थे। तो भाई देखिए, आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। अब ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट में जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में एलपी सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, बिहार में आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा हो, जेपीएससी बीपीएससी की एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डी का पेपर हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, यहाँ से सवाल बनते हैं। अब देखिए, चीजों को समझिए। मैंने जैसे कहा कि स्टेट के एग्जामिनेशन में आपको क्या है, न्यूमेरिकल पे कम क्वेश्चन बनते हैं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और रेलवे में कंसेप्ट बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड और न्यूमेरिकल हर एक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब रेलवे के लिए जो पढ़ लिए हैं उनको स्टेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो भाई देखिए, अब स्टेट के लिए मैं इसीलिए ये क्लास का जो लेक्चर है, मैं स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन है जेएसएससी के, चाहे फील्ड वर्कर हो, कक्षपाल हो, दरोगा हो, बिहार में सीजीएल हो, या इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन है जहां साइंस के है, तो ये आपको मैं डालता हूं एप्लीकेशन में। मतलब जो पेड क्लास हमारा चलता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीट एंड टेम्परेचर में हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल कवर कर लिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी, इंडिविजुअली थ्योरेटिकल समझा, न्यूमेरिकल देखा। फिर इसका कॉम्बिनेशन पार्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग किए न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपका स्टेट के लिए भी, रेलवे के लिए भी। अब इसके बाद गैसियस लॉ हमने देख लिया है, आइडियल गैस इक्वेशन देख लिया है, और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आज हम लोग देख लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका ये प्रेशर का कंसेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, हर एग्जामिनेशन के लिए। इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्मल कंडक्टिविटी रेलवे में न्यूमेरिकल्स, और स्टेट में इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने की थोड़ी संभावनाएं कम है। तो भाई स्टेट के लिए देख लीजिए, जो स्टेट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक तो टेम्परेचर स्केल। अच्छा, एक चीज और यहाँ मैंने मिसिंग कर दिया है, जो मैं यहाँ मेंशन कर लूँ, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर से इस बार क्वेश्चन देखा जा रहा, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इस बार आपके जो नोट्स में मैंने अपडेट कर दिया है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का भी कंटेंट। अच्छा, नोट्स में आपको पहले दिखा दूं, जैसे कि देख सकते हैं आज जब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो एकदम नोट मलाई है भाई, सारी चीजें लिख दी गई। इससे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, तो देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन मतलब ए टू जेड सिस्टमेटिक वे में नोट्स में। इससे फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आप देख सकते हैं सारे थर्मोडाइनमिक्स के लॉ एक जगह आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ, सारे क्वेश्चन भी मैंने एक साथ करवा दिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें कैल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट देखेंगे, क्लॉसियस का स्टेटमेंट देखेंगे, ये एनोमलस बिहेवियर, यानी ये पूरा हीट एंड टेम्परेचर का नोट्स आपका अपलोडेड है। ठीक है, बस इसमें आपका टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो मिसिंग था, और वो मैं इसमें अपडेट करके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकली पहले पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स भी दे दूंगा हर एक चीज को समझाते हुए। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं, आज का हमें चैप्टर क्या पढ़ना है। चैप्टर में तो हीट एंड टेम्परेचर, उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो चलिए बात करते हैं। पहले टॉपिक को समझिए, क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। भाई देखिए, आप लोग पढ़ते आए हैं कि हीट, अच्छा हीट, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, उष्मा का स्थानांतरण का जो माध्यम है। ठीक है, उष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के बारे आप पढ़ने वाले हैं। मतलब कि क्या है इसका फिजिकल मीनिंग, इसको समझिए। जैसे कि आप बोलते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, हीट का जो ट्रांसफर होता है या फिर उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, वो कैसे होता है, किधर से किधर की ओर होती है, तो हाई टेम्परेचर से क्या होती है भाई, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर क्या होता है, आपका हीट का ट्रांसफर होता है। यही आपने पढ़ा है, हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होती है। यानी उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उच्च ताप से, ठीक है ना, उच्च ताप से किस ओर होती है भाई, निम्न ताप की ओर होती है। अब इसको जैसे मैं एक एग्जांपल की तरीके से समझाऊं, जैसे कि कोई एक बॉडी है ये, ठीक है, मान के चलिए ये आपका हीटर है भाई। अब हीटर से क्या जो हीट निकल रही है, तो इसका जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके ऊपर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो टेम्परेचर हो गया। तो हीट का ट्रांसफर इस प्रकार से होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो भाई ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसका ट्रांसफर होने का जो तरीका या फिर मोड बोल लीजिए, ये तीन तरीके से हो सकती है। ठीक है ना,
यानी कि ठीक उसी प्रकार कि अगर ये आपका घर है, ठीक है भाई, तो अब इस घर के अंदर आने के, अगर इसके चारों तरफ आपके बाउंड्री भी होंगे, तो घर आने का तरीका यहाँ पे कैसे, तीन तरीके। एक तो आप सीधे दरवाजे के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका आप खिड़की से चले जाएंगे घर के अंदर, और तीसरा तरीका क्या है भाई, आप डायरेक्ट बाउंड्री को ही फांग करके अंदर घुस जाएंगे। मतलब तीनों तरीके से क्या है, आप घर के अंदर ही आ रहे हैं। यानी कि तीनों तरीका कहने का मतलब क्या है, ये तीसरा तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका, ये तीनों तरीके में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन तीन तरीके हैं यहाँ पे, यानी कि तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। यानी कि आप घर के अंदर जा रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके, एक तो आप दरवाजे के थ्रू जा रहे हैं, एक आप खिड़की तोड़ करके जा रहे हैं, और एक आप बाउंड्री को ही सीधे फांग करके जा रहे हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से कि कोई भी बॉडी में जब हीट का ट्रांसफर होता है, तो हीट का जो ट्रांसफर होता है उसके तीन तरीके हैं। उन तीन तरीकों की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, यानी उसको हिंदी में कहते हैं चालन विधि से। दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, यानी कि हिंदी में हम उसे कहेंगे संवहन विधि से। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका रेडिएशन, ठीक है। तीसरा तरीका होता है भाई रेडिएशन, यानी हिंदी में हम उसे कहेंगे विकिरण विधि से। यानी ये जो तीन तरीके हैं, यही तीन तरीकों से आपका हीट का ट्रांसफर हो सकता है। अगर ये तीन तरीकों को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जीता जागता एग्जाम्पल। आपने थर्मस का यूज किया होगा, है ना। अब इस थर्मस की अगर आप बात कर ले तो आप थर्मस में अगर गर्म पानी रखते हैं तो पानी गर्म ही रह जाता है ना। या अगर आप ठंडा पानी रखते हैं तो पानी ठंडा ही रह जाता है। आप ऑफिस जाते होंगे, हॉस्पिटल कभी गए होंगे, तो इस थर्मस का आपने यूज किया होगा। तो भाई होता क्या है यहाँ पे हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है ना, यही ना होता है यहाँ पे हीट का ट्रांसफर क्या हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब इसको बंद कैसे किया जाता है समझिएगा भाई, देखिए। हीट का ट्रांसफर बंद करने के लिए इसके लिए क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ एक और लेयर चढ़ा दिया जाता है इस प्रकार से। अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये समझाया नहीं, ये विधि चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, इसलिए इसको बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लास्ट में इसको डेप्थ में करूंगा कि जो आप थर्मस का यूज करते हैं, गर्म के पानी गर्म ही रहती है 2 घंटे के बाद भी, और ठंडा पानी ठंडा ही रहता है 2 घंटे के बाद भी। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहां जो हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो हीट का ट्रांसफर को आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होने के लिए जो तीन विधि है, यानी आप चालन विधि को ब्लॉक कर देते हैं, संवहन विधि को ब्लॉक कर देते हैं, और विकिरण विधि को ब्लॉक कर देते हैं। इसी कारण इस थर्मस में जो पानी होता है ठंडा तो ठंडा ही रह जाता है, गर्म गर्म ही रह जाता है। अब आप बोलेंगे सर इस तीनों विधि को ब्लॉक कैसे किया जाता है, ये हमें बताइए। तो पहले आपको ये समझना होगा ये तीनों विधि काम कैसे करती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इन तीनों माध्यम को पहले समझेंगे। पहले हमें ये बताइए, आज का चैप्टर आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो समझ में आया कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो अब हम लोग एक एक करके वो तीनों विधि को समझेंगे जिसके माध्यम से आपका हीट का ट्रांसफर होता है। मतलब ये कि इस घर की अगर बात कर ले तो इस घर में जाने के जो है हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है। और इन तीनों तरीकों को अब हम समझने जा रहे हैं, यानी कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो तीन माध्यमों से होते हैं, तीन विधियों से होते हैं। उन तीनों विधियों को हम लोग समझने वाले हैं इस टॉपिक में। क्या क्लियर हुआ? लेकिन भाई उससे पहले भी आपको एक चीज पहले समझना होगा। जैसे मैं सबसे स्टार्टिंग में साइंस को पढ़ाने के दौरान ही मैं करता भी हूँ, जिसमें 14 लेक्चर में लेता हूँ, 14 से 15 लेक्चर, ठीक है। हमने आपको क्या बताया है कि ये पूरे यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो ये यूनिवर्स केवल दो चीज़ों से ही मिलकर के बनी हुई है। एक है आपका पदार्थ, यानी कि आप इसको मैटर भी कहते हैं या आप सब्सटेंस का भी नाम देते हैं, और एक है आपका एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्जा। कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई भी चीज़ों को अगर आप बात कर ले इस ब्रह्मांड में, ये केवल दो चीज़ों से ही मिलकर के बनी है, एक आपका पदार्थ और एक है आपकी एनर्जी। अब इस एनर्जी की अगर बात कर ले तो इस एनर्जी का है स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। अब ये पदार्थ भी दो भाग में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। एक होगा आपका लिविंग, ठीक है, यानी कि सजीव आप इसको बोल सकते हैं, और एक होगा आपका नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव। तो जो लिविंग मैटर है इसकी जो अध्ययन या इसकी स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं, जहां पे हम इस मैटर को क्या नाम दे देते हैं, सबसे सूक्ष्म इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोशिका, ठीक है, यानी कि सेल का नाम देकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नॉन लिविंग जो मैटर होती है जिसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं।
तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, हमने आपको ये बताया कि इस ब्रह्मांड की जब बात कर रहे हैं तो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीजें। एक है आपका उसका पदार्थ और दूसरा है आपकी एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब क्या है भाई, इसका अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं। और पदार्थ कहने का मतलब है दो भाग में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग जिसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, नॉन लिविंग जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। एक तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बीच का भी आप डिफरेंस कर लीजिए, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं भाई आप एनर्जी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे आप क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई नॉन लिविंग मैटर के बारे आप अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई ऑक्सीजन गैस, तो ये गैस क्या है भाई, एक नॉन लिविंग चीज है। लेकिन वही अगर बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं भाई, इंसान के बारे पढ़ते हैं, प्लांट के बारे, वो क्या है एक लिविंग है। और सबसे सूक्ष्म उसकी इकाई क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेल। ये तो रही बात। अब भाई पदार्थ किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखिए अगर कोई भी पदार्थ होगा तो आप किसको पदार्थ कहेंगे, तो देखिए बोलचाल की भाषा में डेफिनेशन में हम लोग बोल देते हैं कि जो भी चीजों को हमारी पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच सेंस अगर उसको फील करती है, पांच में से कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय अगर उसको फील कर रही होती है, यानी कि अगर आप उसको देख पा रहे हैं, छू सक रहे हैं, तो आप उसको पदार्थ का नाम दे देते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको पदार्थ कहना है तो इसके लिए दो कंडीशन आपको चेक करनी है। एक आपको चेक करना है उसका मास, क्या उसके पास कोई मास है अपना। दूसरा क्या वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं रड की, ठीक है, यानी कि छड़ की। तो ये रहा आपका छड़। तो अब इस छड़ को जब आप उठाएंगे तो कुछ भार होगा, यानी इसका कुछ तो मास होगा भाई, 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ भी, और ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यानी ये रड का कौन सी श्रेणी में आ गया, आपका पदार्थ श्रेणी में। लेकिन अब यहां मैं अगर आपसे पूछूं एयर के बारे में, यानी हवा के बारे में, तो आप हवा को तो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप इसका मतलब क्या, हवा पदार्थ नहीं, हवा एनर्जी हो गया। लेकिन नहीं, अभी रुके, एग्जैक्ट डेफिनेशन पदार्थ का क्या है, दो कंडीशन चेक करना है, मास और स्पेस। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, आप जैसे कि पंचर हुआ ये टायर है, ठीक है, अब इसमें आपने जैसे ही एयर फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद यही टायर इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, और इसका वजन भी बढ़ जाता है। यानी कि क्यों इसका वजन बढ़ा, जब आपने इसके अंदर एयर फिलअप, यानी एयर के कारण इसका वजन बढ़ा, यानी एयर का अपना कुछ मास है। दूसरा ये स्पेस इतना ऑक्युपाई कर रहा था, आप देखिए स्पेस इतना, क्यों, क्योंकि इसमें आपने जब एयर डाला तब इसका ये क्या है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं टायर का, यानी इट मीन्स ये कि एयर के क्या है भाई, अपना मास भी है और एयर स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। जैसे कि बलून का एग्जांपल ले लीजिए, अभी ये बलून है, जब आप इसमें एयर गैस फिलअप कर देते हैं तो यही बलून आपको इस प्रकार से कुछ इसमें वजन आ जाती है, मास इसका आ जाता है, क्यों, गैस फिलअप करने के कारण, यानी गैस में मास है इसीलिए इसका तो मास इंक्रीज हुआ। दूसरा गैस का अपना स्पेस भी है, तभी तो इसका स्पेस इंक्रीज हो गया। तो यानी ये समझ में आया कि पदार्थ किसको बोलेंगे, बिल्कुल। अब ये समझ में आ गया कि पदार्थ किसको बोलते हैं। तो अब समझिए जो पदार्थ है वो किससे मिल करके बने होते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, बस यहां मुझे आना था मेन, इसके लिए ही मैंने इतना काम किया है। जो होते हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं आपका पदार्थ, या आप इसको कहते हैं मैटर। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आपको क्या बताया सर, हमने आपको बताया अगर ये यूनिवर्स की बात कर ले तो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में केवल दो चीजें ही, एक है आपका पदार्थ और एक है आपका एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। पदार्थ को हम दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग जो है वो आप केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, लिविंग को आप बायोलॉजी में, जिसको आप सेल का नाम देकर के स्टार्टिंग करते हैं। अब पदार्थ कैसे पहचान करेंगे, तो इसके पास हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो मास चेक करना और स्पेस। अब जैसे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए तो आपके घर में, या फिर लाइट ही एक एग्जांपल लीजिए, बल्ब से लाइट आ रही है, तो लाइट आने से क्या उस रूम का मास बढ़ गया है, क्या स्पेस ऑक्युपाई हुआ, नहीं, यानी कि लाइट क्या हो गया, आपका एनर्जी हो गया। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हमने आपको यह भी बता दिया कि अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब आगे आ जाइए। अब देखिए ये पदार्थ है ना, ये तीन रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, इसके तीन स्टेट हैं। एक अभी देखिए मैंने पढ़ाया है आपका, इसके मैं प्लाज्मा स्टेट भी बताया है, बॉर्न आइंस्टीन स्टेट के बारे में बताया, लेकिन वहां उतना डेप्थ में नहीं जा रहा। आज हमें हीट ट्रांसफर के बारे में बात करना है, जहां पे मुझे जिसका काम है वो मैं बताना चाहता हूं। यानी ये जो पदार्थ है ये तीन रूप में पाए जाते हैं, एक है आपका सॉलिड स्टेट में, एक है आपका लिक्विड स्टेट में, और एक है आपका गैसियस स्टेज में। यानी कि जैसे कि अगर मैं इंसान बोल रहा हूँ ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर क्या आ जाएगा भाई, मेन भी आएगा, वुमेन भी आएंगे, ट्रांसजेंडर भी आएंगे, है ना, और बच्चे भी आएंगे। वो क्या चाहिए, ह्यूमन है ना, चाइल्ड वो भी तो ह्यूमन ही है, ट्रांसजेंडर भी तो इंसान ही है, वुमेन भी तो इंसान है, मैन भी तो इंसान है। तो उसी प्रकार ह्यूमन के आपने 4-5 कैटेगराइज कर लिए है ना, उसी प्रकार पदार्थ के भी 3 स्टेट में मैं भी आपको कैटेगराइज कर रहा हूं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक ये है गैस। तो भाई एक बात बताइए,
सॉलिड, लिक्विड और गैस जो आप लिखे ये क्या है, ये तीनों क्या, ये तीनों क्या है भाई, पदार्थ है। अगर ये तीनों पदार्थ हैं तो ये किससे मिलके बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे। ठीक है सर, अब आ जाइए आगे। तो अब एक बात बताइए, अगर ये सॉलिड और ये लिक्विड और ये गैस अगर ये पदार्थ है, इट मीन्स ये किससे मिलके बने होंगे, पार्टिकल से यानी कण से मिलके बने होंगे। अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में अगर मैं पार्टिकल्स दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे पार्टिकल्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पार्टिकल्स आपको दिखाए हैं। ठीक है भाई, सॉलिड के ये पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब लिक्विड के पार्टिकल्स को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये होंगे आपके लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक है, ये होंगे आपके लिक्विड के पार्टिकल्स, ये हो गया आपके लिक्विड के पार्टिकल। और गैस के पार्टिकल्स को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हो गया आपका गैस का पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया आपका गैस के पार्टिकल्स। अब इसके बीच के डिफरेंस को समझिए। देखिए, सॉलिड में अगर आप बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, 3 पॉइंट, यहां पर भी 3 पॉइंट मैं आपको याद कराऊंगा, बस 3 पॉइंट ही। अब मतलब हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने बताया है, आपको भी पता होगा। खैर, यहां पे समझिए। देखिए, सॉलिड में आपको क्या समझ में आना चाहिए, देखिए सॉलिड में आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉलिड में जब आप देख रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में, यानी यहां पे जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है जिसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, यानी कि जो अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है वो क्या है भाई, नेग्लिजिबल है, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जीरो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, काफी स्ट्रांगली बांधे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। और इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो, या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, यानी ये पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्योंकि भाई समझिए, यहाँ पे क्या है, इस एक छोटे से रूम में इतने सारे लोग भरे हैं, मतलब 50 लोग, तो 50 लोग इतने छोटे से रूम में है तो सब चिपके चिपके हुए हैं, यानी कि चिपके चिपके, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस कम है, एक दूसरे से स्ट्रांगली बंधे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल काफी अधिक लग रहा हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, कोई मूव नहीं कर पाएंगे, एकदम चिपके चिपके हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड स्टेज में देखें तो इस रूम में मात्र और मात्र 30 आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, स्पेस है इनके बीच में, यानी कि आप यहाँ लिक्विड में क्या बोलेंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूलर स्पेस है यहाँ पे कुछ है, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेस एग्जिस्ट करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम होता है। और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि अब स्पेस है तो ये इधर उधर भाग सकता है, यहाँ पे तो भागने की जगह ही नहीं है भाई। अब गैस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो भाई इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही अधिक है, यानी मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से ये टूट चुके हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, जीरो बोल सकते हैं या नेग्लिजिबल। और काइनेटिक यानी एकदम इधर भाग सकता है, ये इधर भाग सकता है कि नहीं भाई, इसके पास पूरा स्पेस है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बस ये 3 प्रॉपर्टीज अभी आप समझिए। देखिए, हो क्या रहा खेल, जो मैंने कहा पदार्थ, जो मैंने यहां आपको बताया पदार्थ, मैंने बोला क्या था कि पदार्थ का 3 स्टेट है, पदार्थ के 3 अवस्था है, एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड और एक है आपका गैस। ठीक है, यानी कि ये पदार्थ एक इंसान है, इंसान को मैंने 3, एक मेन, एक वुमेन और एक चाइल्ड। देखिए भाई, इसके बीच का डिफरेंस, मेन में डिफरेंस क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मेंस में वुमेन्स का भी अंतर है, चाइल्ड का भी अंतर। ठीक है, तो उसी प्रकार है ये इंसान ही, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस है तो पदार्थ ही, लेकिन इसके बीच क्या है भाई, कुछ चीज का डिफरेंस है, कुछ चीज का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, यानी कि यहाँ तीनों बने हुए हैं पार्टिकल से ही, यानी ये मेन हो चाहे वुमेन, ये बने हुए हैं कोशिका से ही, लेकिन कोशिका का कार्य यहाँ अलग है। जैसे मेन में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो जनरेट हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, बच्चों में अलग हो रहे हैं, मेंस वुमेन्स में अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार जो सॉलिड स्टेज में या फिर लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल है, इसके प्रॉपर्टीज अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉलिड स्टेज में आप देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन लिक्विड स्टेज में आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा आ चुका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है और काइनेटिक एनर्जी भी आ चुका है। यहाँ पे बस मॉलिक्यूल क्या कर पाता, वाइब्रेट, यहाँ अपने जगह बस हिलेगा, मूव नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा। और यहां आप देख पा रहे हैं गैसियस स्टेज में कि पूरा अधिक स्पेस हो चुका है पार्टिकल्स के बीच में। देखिए प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, यहां से देख रहे हैं क्या, यहां से यहां क्या आ रहा है, आपका कण की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी जो गुण है, वो बस आपको चेंज होते मिल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के बीच में। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले में ये बताइएगा। ठीक है भाई,
अब मैं आपको इसके तीनों विधि जो माध्यम है, तीनों विधि के बारे में अब हम लोग आते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन चैप्टर के ऊपर में। अब ये मैंने इसीलिए समझाया इतना, क्योंकि अगर ये समझ चुके हैं तो ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमें पढ़ना है चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, यानी कि कंडक्शन मेथड के बारे में पढ़ना। ये क्या है भाई? एक मेथड है, जिस मेथड के तरीके से, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन समझ में आ रहा है ना? चालन क्या है भाई? एक विधि है, एक विधि है, एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है। क्या मेथड है? किस चीज का मेथड है? हीट ट्रांसफर का। अब समझिए, जो कंडक्शन मेथड से अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। कंडक्शन मेथड से अगर हीट का ट्रांसफर होता है, यानी चालन विधि से अगर हीट का ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ये है, जैसे कि ये कोई एक रड ले लीजिएगा, ठीक है। अब इस रड के इस एक किनारे को आप क्या कर रहे हैं भाई? हीट दे रहे हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसको क्या कर रखा? पकड़ रखा, ठीक, पकड़ रखा अपने हाथों से। तो आप जब यहाँ हीट दे रहे हैं तो कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ से ये हीट, यहाँ हीट, ये गर्म होते गर्म होते गर्म होते गर्म होते, ये आपको यहाँ पे कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर भी गर्म होता हुआ फील होता है, ठीक है। कहाँ मैं बात कर रहा हूँ? रड की। तो भाई रड क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है ना। क्या है भाई? सॉलिड है, ठीक है। रड क्या है? सॉलिड है। अगर सॉलिड है भाई, सॉलिड स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो रड क्या भाई? एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि इसका अपना मास और स्पेस को पाएगा, तो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो देखिए यहाँ जो आपने हीट दिया ना, तो आपने जो हीट दिया तो इस पार्टिकल क्या हुआ? गर्म हुआ। तो ये गर्म होकर के इसने क्या किया? इसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये पार्टिकल यहीं पर है, इसको हीट ट्रांसफर कर दिया। अब ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर कर दिया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब आ जाइए। इसीलिए मैंने इतना आपको समझाया था, क्योंकि अभी मैं जो बोलूंगा अब वो आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, हो क्या रहा है, ये आपको मैंने क्या बताया, ये मैंने एक रड लिया हुआ, ठीक है। अब रड कैसा है भाई? कौन सा स्टेज में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की अगर मैं प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछूं, तो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होंगे भाई? सारे पार्टिकल्स क्या होंगे सॉलिड स्टेज में? सारे के सारे पार्टिकल्स चिपके हुए होंगे। इस प्रकार से होंगे कि नहीं भाई? पहले मैं ये बताइए। बिल्कुल होंगे सर। इस प्रकार से सारे पार्टिकल्स चिपके होंगे, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया भाई? जीरो हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया भाई? मैक्सिमम हो गया। काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सॉलिड स्टेज में अभी तो आपको मैंने बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? जीरो होता है। ये केवल वाइब्रेशन करते हैं, यानी अपने जगह में ही केवल मूव करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है। केवल अपनी जगह ही क्या करेंगे? ये पार्टिकल का ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मूव नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया है सॉलिड स्टेज में जो मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जीरो है भाई, यानी वेलोसिटी इसके पास है ही नहीं, तो इस पे पास तो मोशन होगा ही नहीं। तो जब आपने इसको हीट दिया यहाँ से, ठीक है, जब आप इसको गर्म किए, तो ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ये पार्टिकल इसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अब ये पार्टिकल इसको ही ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसको, ये इसको ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होते चलते जाएगा, और फाइनली जब थोड़े देर के बाद यहाँ पे आपको भी गर्म फील होना लगेगा। अगर यहाँ प्लास्टिक लगा हुआ तो फिर ठीक है, आपको गर्म नहीं लगेगा, या कोई रबड़ लगा हुआ है तो, क्योंकि रबड़ हो या प्लास्टिक हो, ये सब क्या है भाई? हीट के लिए, हीट यहाँ पे क्या होता है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल का क्या मोशन हो रहा है, यानी यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे जो कण है, कणों में कोई भी गति नहीं होती है। यानी कि ये जो कंडक्शन मेथड आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, इस कंडक्शन मेथड में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, इस विधि में पदार्थ के जो कण होते हैं, ये कण की जो वास्तविक गति होती है, यानी जो एक्चुअल मोशन होती है, वो मोशन क्या होती है भाई? उस मोशन की बात कर ले तो वो मोशन क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। वो मोशन क्या होती है? जीरो होती है। वास्तविक गति के बिना भी यहाँ पे क्या होता है? उष्मा का स्थानांतरण होता है। ये एक को दूसरे को दे दिया, हीट ट्रांसफर कर दिया, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आपको समझना है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इस प्रकार से कि आपने इसको हीट दिया तो ये पार्टिकल उछल के यहाँ आके इसको गर्म कर दे रहा है, ये इसको नहीं, ये इसको दिया, ये इसको दिया। यानी कि ऐसे है कि जैसे कि समझिए यहाँ पे कि ये टिकट काउंटर है, ठीक है भाई, यहाँ पे लोग खड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है, या फिर काउंटर नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब कि भोज भंडारा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? इसको एक रोटी दे दिया गया, ये रोटी इसको ट्रांसफर कर दिया, बोला गया है कि पहले पीछे वाले को जाना, तो भाई अब इसने क्या, इसको ट्रांसफर कर दिया, ये रोटी इसको दे दिया, तो कोई व्यक्ति मूव नहीं कर रहा, बस ये इसको दिया, ये इसको। उसी प्रकार से हीट का ट्रांसफर यहाँ पे इस प्रकार से होता है।
तो कंडक्शन की बात कर लिया जाए तो देखिए, आ जाइए नोट्स में। अब जो बात मैं आपको बताया यहाँ लिखा हुआ है कि कंडक्शन क्या है, सबसे पहले एक माध्यम है, एक मेथड है। किस चीज का मेथड है भाई? हीट ट्रांसफर का मेथड है। तो इस मेथड में हीट का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस, जो पदार्थ, जो मैटर है, उस मैटर के अंदर जो उपस्थित जो कण है, उस कण में विदाउट एक्चुअल मोशन ही हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इस विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के बिना भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। समझ में आया? यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे आपको याद रखना है कि जो कंडक्शन मेथड है, इस कंडक्शन मेथड में जो पार्टिकल के अंदर जो मोशन होता है वो क्या होता है भाई? विदाउट एक्चुअल मोशन ही यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है, यानी वास्तविक गति के बिना ही यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है। और कंडक्शन सबसे अच्छा किसमें देखने को मिलेगा आपको? सॉलिड में, ठीक है ना? सॉलिड में, लिक्विड और गैस में भी कंडक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए मैंने यहाँ बोला कि सॉलिड में सबसे अच्छा कंडक्शन मेथड है हीट ट्रांसफर का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिक्विड और गैस में नहीं होगा, होगा लेकिन लो टेम्परेचर में। अब लो टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए जैसे कि ये लिक्विड है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका टेम्परेचर बहुत कम रखा है, यानी हीट बहुत कम सप्लाई रखा, तो इसमें मोशन कम होगा। मोशन कम होगा तो यहाँ पे पार्टिकल मूव कम करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि लिक्विड में भी, गैस में भी कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कब? एट लो टेम्परेचर में। लेकिन ये अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सबसे अच्छा जो स्टेट होगा कंडक्शन के लिए वो कौन सा स्टेट है भाई? सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं? पहले हमें ये बताइएगा। पहले हमें ये बताइए कि भाई मैंने बताया आपको कंडक्शन के बारे या चालन के बारे, वो आपको समझ में आया? चालन मतलब क्या है भाई? चालन एक माध्यम है, कंडक्शन एक मेथड है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। यहाँ हीट का ट्रांसफर जो होगा मैटर में या सब्सटेंस में या पदार्थ में या ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उपस्थित कण है या उस ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंस जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल में विदाउट एक्चुअल मोशन, यानी वो पार्टिकल अपने प्लेस को छोड़ता नहीं है। वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हीटेड, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन माध्यम से। ये समझ में आया? चलिए भाई, यानी कि कंडक्शन मेथड में आपने क्या लिखना है? मेन एक लाइन आपको लिखना है, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना? ये मैंने नोट्स में लिख रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यानी कि कंडक्शन मेथड के थ्रू अगर हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो इस मेथड में जो भी ऑब्जेक्ट में आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा भाई, क्योंकि ये सॉलिड में ही होता है कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सॉलिड में मेन रीजन ये है कि सॉलिड में भाई पार्टिकल्स की संख्या काफी अधिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करने का जगह ही नहीं होता, ये अपनी जगह ही वाइब्रेट करती है, इसीलिए यहाँ पे पार्टिकल के बीच में मोशन नहीं आ पाता है, और इसलिए सॉलिड में कंडक्शन मेथड का यूज किया जाता है। अब आ जाइए दूसरा प्रोसेस जो है वो है आपका कन्वेक्शन। तो दूसरा को हम लोग समझते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन कहने का मतलब है भाई संवहन, यानी ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं भाई? ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर करते हैं। तो कन्वेक्शन की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, कोई पानी ले रहा हूँ, ठीक है, यानी लिक्विड मैंने लिया भाई, यानी यहाँ मैंने पानी लिया भाई, ठीक है, ये पानी है। अब पहले ये बताइए पानी क्या है भाई? आप बोलेंगे सर लिक्विड स्टेज में है। लिक्विड स्टेट यानी क्या हो गया? एक मैटर हो गया भाई, क्योंकि पानी मैटर है या नहीं पहले ये पता करिए। इसका मास है भाई, बाल्टी खाली उठाइए और पानी भर दीजिए, तो पानी के कारण भारी हो गया यानी मास हो गया, और पानी भर दिया तो बाल्टी का जगह खत्म हो गया, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, यानी पानी क्या हो गया? मैटर हो गया। और अगर पानी मैटर है यानी कि ये भी क्या होगा भाई? छोटे छोटे पार्टिकल से इस प्रकार से मिल करके बने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। और लेकिन जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया है। क्या होता है भाई लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की अगर बात कर लिया जाए? देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इनके बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और इसके पास थोड़ा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप फिगर देखेंगे
तो यहाँ पर भी देखिए मॉलिक्यूलर स्पेस है हर एक पार्टिकल के बीच में, देखिए है ना भाई, है कि नहीं पहले ये बताइए। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे लिक्विड स्टेज में अगर आप बात कर लिया जाए तो क्या भाई मॉलिक्यूलर स्पेस हो जाता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, और क्या होते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो अब जैसे कि आप इस पानी को जब आप गर्म करते हैं, अब देखिए यहाँ पे यानी कि लिक्विड में आपसे पूछा जाएगा जो हीट का ट्रांसफर होता है कौन सा माध्यम से, समझ में आया ना, यहाँ मेन क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो जब आप हीट का यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो होगा क्या, जैसे हीट का ट्रांसफर किया तो सबसे पहले ये पार्टिकल गर्म होगा, ये नीचे वाला पार्टिकल गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये पार्टिकल क्या होगा भाई, यहाँ आ जाएगा ऊपर, क्योंकि गर्म चीजें क्या होती है भाई ऊपर उठती है और ठंडी चीजें क्या होती है नीचे आती है, ठंडा पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये गर्म पार्टिकल क्या था, ये जो गर्म पार्टिकल था ये कहाँ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ठंडा पार्टिकल जो था वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब ये लेयर गर्म हो जाएगा तो फिर ये लेयर नीचे आएगा, उसी प्रकार के बाद फिर से ये लेयर नीचे आएगा। यानी आपको समझ में आया, कन्वेक्शन मेथड जो होता है यानी कि संवहन मेथड जो होता है, इस मेथड में यानी कि इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। यानी कि ये पार्टिकल क्या होते हैं, यहां से यहां मोशन कर जाता है, ठीक है। यानी पार्टिकल का यहाँ पे क्या होता है, मोशन होता है कन्वेक्शन में। तो ये अब आपको समझ में आया। तो अगर मैं लिखना चाहूं कन्वेक्शन में एक लाइन में, तो यहां पे जो हीट का ट्रांसफर होता है एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पे होते हैं। यानी कि यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, एक्चुअल मोशन देखने को मिलता है। तो अब एक बात बताइए, कन्वेक्शन किस में होगा भाई, तो लिक्विड में भी होगा और गैसियस स्टेज में भी। अब गैसियस का भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे गैस होगा भाई, ठीक है, गैस है। तो गैस का मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, देखिए गैस में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल और काइनेटिक एनर्जी भाई इसके पास मैक्सिमम है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, तो देखिए इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो आप जैसे ही हीट देंगे और इसके पास क्या है भाई मॉलिक्यूलर स्पेस है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास मैक्सिमम है, ये पार्टिकल इधर भागेगा। अब यहाँ वाला पार्टिकल ठंडा है तो फिर ये यहाँ आकर नीचे आएगा, ये फिर गर्म होगा। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, मोशन हो रहा पार्टिकल का, यानी कि मोशन हो रहा है और हीट का ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल के मोशन से। तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा। तो कन्वेक्शन की अगर बात कर लिया जाए, आ जाइए, तो सॉलिड में क्या कन्वेक्शन होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि सॉलिड स्टेज में जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम चिपके होते हैं, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होते हैं, इसलिए सॉलिड में कंडक्शन मेथड होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में संवहन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखिए संवहन के बारे में पढ़िए, इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। इस विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यानी मेन लाइन आपको याद रखना है, वास्तविक गति यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ एक्चुअल मोशन। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया था भाई, विदाउट एक्चुअल मोशन, ठीक है ना, वास्तविक गति के बिना ही यहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा कन्वेक्शन, लिक्विड और गैस में। अच्छा, वैक्यूम में क्या ये मेथड काम करेगा, पहले ये बताइए। अब आइए पहले वैक्यूम का मतलब पहले समझिए, देखिए चीजों को समझिए भाई। देखिए अगर मैं जब बात कर रहा हूँ वैक्यूम की, ठीक है ना, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैक्यूम, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ निर्वात, ठीक है, तो निर्वात मतलब क्या भाई, कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है, मीडियम इज एब्सेंट, ठीक है, मीडियम यानी कि कोई भी माध्यम नहीं है, माध्यम क्या भाई एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है, कोई भी माध्यम ही नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या कोई कण होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स होंगे, कहिए तो यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होंगे। और अगर पार्टिकल्स ही नहीं है तो यहाँ पे कंडक्शन ना हो सकता है, ना कन्वेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में अभी मैंने आपको बताया, कंडक्शन में मैंने अभी बताया कि पार्टिकल क्या करता है भाई, हीट का ट्रांसफर करता है विदाउट एक्चुअल मोशन। और कन्वेक्शन में मैंने बताया कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है पार्टिकल के एक्चुअल मोशन में, यानी पार्टिकल्स को चाहिए। यानी कि कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है भाई, कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है भाई, कोई ना कोई मीडियम तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, कोई ना कोई मीडियम होना ही चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना ही चाहिए। पानी होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस, कोई ना कोई एक मीडियम होगा, तभी जाके कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन माध्यम से आप हीट का ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है।
दो प्रोसेस क्लियर है। वही चीज देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि वैक्यूम यानी कि निर्वात में यह मेथड काम नहीं करेगी कन्वेक्शन, और आपका कंडक्शन भी वैक्यूम निर्वात में काम नहीं, क्योंकि वैक्यूम कहने का मतलब क्या है भाई, कोई वहां पे माध्यम नहीं है, ना तो वहां सॉलिड है, ना वहां पे कोई चीज लिक्विड है, ना यहाँ वहां पे गैस है। तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ है नहीं तो वहां पे पार्टिकल्स होंगे नहीं, और अगर पार्टिकल्स होंगे नहीं तो कंडक्शन में पार्टिकल्स क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है विदाउट एक्चुअल मोशन। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड और गैस कन्वेक्शन प्रोसेस में होती तो है, लेकिन वहां पे पार्टिकल्स चाहिए होती है, माध्यम होनी चाहिए, और अगर माध्यम है तो पार्टिकल क्या करता है, एक्चुअल मोशन वहां पे देखने को मिलता है, तब जाके हीट का ट्रांसफर होता है। अब आइए बात करेंगे रेडिएशन। रेडिएशन की सबसे खास बात, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि सन से जो आपको सूर्य की किरणें आपको देखने को मिलती है धरती पर, ठीक है ना भाई, अब इसको समझिएगा। सूर्य से जो किरणें आ रही है भाई, ठीक है, ये हो गया आपका स्पेस, यानी ये हो गया आपका अंतरिक्ष, ठीक है, और ये हो गया आपका अर्थ, यानी कि ये आपका धरती हो गया, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें आ रही होती है इस प्रकार से आ रही होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, स्पेस यानी कि यहाँ पे कोई मीडियम है, स्पेस अंतरिक्ष में तो कोई मीडियम है नहीं, यानी यहाँ पे वैक्यूम है। इसके बाद भी ये लाइट ट्रेवल करते हुए धरती पे आकर के गिरती है, यानी पहली बात तो ये है कि ये, अच्छा पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले ये समझिए कि यहाँ पे जो तीसरा जो प्रोसेस है आपका, तीसरा प्रोसेस कौन सा है, वो है आपका रेडिएशन, यानी कि विकिरण, यानी इसको समझिए, यानी कि रेडिएशन यानी विकिरण, यानी कि कोई रे होगा, एक्स रे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रे हो सकता है, ठीक है ना, विजिबल लाइट यानी कि प्रकाश की किरणें हो सकती है। उस किरण से, ठीक है ना, अगर आपके बॉडी में हीट मिल रही है या कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है, उसका मतलब होता है रेडिएशन। यानी यहाँ पे कोई बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं होती, उसके बाद भी क्या हो जाता है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि जो सूर्य की किरणें आती है, क्या वो आपके बॉडी, सूर्य आपको बॉडी के आपको छुए हुए हैं, नहीं, इसके बाद भी आपका बॉडी गर्म हो रहा होता है, या फिर धरती गर्म हो रही होती है सूर्य की किरणें से, होती है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे समझिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सूर्य से जो किरणें आ रही है धरती में, ठीक है ना, तो सूर्य से जो धरती में किरण आ रही है वो कौन सा माध्यम से, रेडिएशन माध्यम से, ठीक है, रेडिएशन यानी कि विकिरण माध्यम से। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया था सन की, ठीक है ना, जैसे ये हो गया सन। अब ये सन जो है स्पेस से होते हुए धरती में आए, यानी पे यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं, अगर यहाँ मीडियम नहीं है तो भाई यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी इसका मतलब ये, इसके बावजूद भी ये सूर्य की किरणें क्या है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए अर्थ पे आती है, ठीक है ना। अब जैसे ही अर्थ पे पड़ी है भाई, तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे जो गर्म हवाएं हैं उसको फिर क्या करती है, गर्म हवाएं यहाँ पे जो है वो गर्म होती है। अब ये गर्म हवाएं जो यहाँ पे जो हवा है वो क्या होती है भाई, गर्म होती है। क्यों, क्योंकि अगर जैसा ऐसे पढ़िए कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे रे पड़ा है, सूर्य की किरणें यहाँ से आई है, तो यहाँ पे की जो हवाएं होंगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी वो क्या होगी, गर्म होगी। तो ये गर्म होगी तो ये गर्म हवाएं फिर ये ऊपर उठेगी, ठंडी हवाएं नीचे आएगी, तो फिर यहाँ कन्वेक्शन होने लगेगा। यानी कि जो वातावरण, जैसे आप बोलते हैं ना भाई अभी बहुत धूप है इसलिए हवाएं गर्म चल रही है, ठीक है, तो वहां पे जो हवा जो गर्म हो रहा है ये कौन सा माध्यम है भाई, कन्वेक्शन है। लेकिन जो पृथ्वी पे जो आगे किरण टकरा रही होती है वो कौन सा मेथड है भाई, रेडिएशन है। आपने कई बार आपने मेडिकल लाइन में भी सुना होगा कि इसको रेडिएशन पड़ रहा है। तो रेडिएशन पड़ रहा है यानी कि कोई भी आपका ये बॉडी है, यहाँ पे आपको रेडिएशन दे रहा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में ही आएगा। एक किरण निकल रही होती है, यहाँ पे कोई मीडियम हो चाहे नहीं हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पेस है, तो यहाँ पे आपका कोई मीडियम रहे चाहे ना रहे, रेडिएशन को इम्पैक्ट नहीं करती है। यानी रेडिएशन कहने का मतलब ये, रेडिएशन की जब बात हो रही होती है तो इस मेथड में, यानी इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट नेसेसरी ऑफ, या फिर बोल सकते हैं विदाउट नेसेसिटी इन एनी मीडियम, ठीक है, विदाउट नेसेसिटी ऑफ एनी मीडियम। यानी कि रेडिएशन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कोई माध्यम है तो भी ठीक है, क्योंकि उस माध्यम से इसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें आ रही है तो भाई सूर्य की किरणें आ रही है तो स्पेस है आपका, ठीक है, स्पेस यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना हवाएं हैं, ना गैस है, ना कुछ सॉलिड है, इसके बाद भी यहाँ से ट्रेवल कर लिया। अब ये अर्थ में आ रही तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस बहुत सारी हवाएं भी है, तो उस गैस को, वो हवा को गर्म नहीं कर रही होती है। तो यानी कि रेडिएशन कहने का मतलब ये कि वो माध्यम हो या ना हो, मीडियम हो चाहे ना हो, डजेंट इम्पैक्ट करती है। रेडिएशन क्या हो सकता है आपका, रेडिएशन के माध्यम से अगर हीट का ट्रांसफर करना है
तो माध्यम जरूरी नहीं है, ठीक है। मीडियम है तो भी हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू हो जाएगा, माध्यम है तो भी रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। वो माध्यम का पार्टिकल्स गर्म नहीं होगा, समझ में आया? अगर रेडिएशन मीडियम से आप कोई भी हीट ट्रांसफर करते हैं तो देखिए भाई, रेडिएशन कहने का मतलब है इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट नेसेसिटी ऑफ एनी इंटरवेनिंग मीडियम। इस विधि में बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, या मेथड देखने को, यानी ये हर सॉलिड में भी और रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि सॉलिड में जैसे कि मान लीजिए कोई माध्यम है, सॉलिड माध्यम, ठीक है, तो यहां से अगर रेडिएशन हो रहा तो ये सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है इसके जो पार्टिकल्स है उसको इंपैक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है किसी माध्यम की। अगर माध्यम है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। इसके लिए वैक्यूम में भी क्या कर सकती है भाई, ट्रेवल कर सकती है, यानी कि रेडिएशन के लिए माध्यम नेसेसरी नहीं है। यहाँ लिखा गया निर्वात में, लेकिन निर्वात में रेडिएशन काफी अच्छा होता, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जो सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है हीट ट्रांसफर का, तो सिंपल सी बात है भाई, रेडिएशन होगा, विकिरण होगा, क्योंकि ये बिना माध्यम के भी यहाँ पे, क्योंकि माध्यम है नहीं भाई, तो यहाँ पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल को गर्म करने का इसको टेंशन नहीं, इसलिए तुरंत ये ऑब्जेक्ट को गर्म कर देगा। अर्थ में गिर रहा तो अर्थ को गर्म कर देगा। और सबसे स्लोएस्ट माध्यम कौन होता है हीट ट्रांसफर का, वो होता है कंडक्शन, यानी कि चालन, क्योंकि चालन में क्या हो रहा है भाई, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो हीट को ट्रांसफर करते हैं दूसरे पार्टिकल को, तो इसमें समय लगता है। लेकिन अब जैसे सॉलिड को गर्म, रड को गर्म करिए, पानी को गर्म करिए या गैस को गर्म करिए, तो कंपैरिजन में आपको देखेगा कि जो सॉलिड है, जो रड है, उसको गर्म होने में समय लग रहा है, क्योंकि ये भाई सॉलिड है। सॉलिड में कंडक्शन मेथड यूज होता है हीट का ट्रांसफर के लिए, जहां पार्टिकल एक दूसरे को करेगा हीट का ट्रांसफर, तब जाके बॉडी गर्म होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट है परफेक्ट बॉडी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परफेक्ट बॉडी मतलब क्या है भाई, तो देखिए क्रिचॉफ्स लॉ आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं और हीट में भी एक पढ़ना होता है। क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ इन हीट रेडिएशन में आपको बोला यह गया था क्रिचॉफ साइंटिस्ट के द्वारा कि जो एक अच्छा अवशोषक है वो एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट बॉडी या उसको ब्लैक बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप किसको ब्लैक बॉडी कहेंगे या परफेक्ट बॉडी करेंगे, जो गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रेडिएटर या गुड इमिटर, यानी कि जो जितना अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना अच्छा हीट को क्या करेगा, इमिट भी करेगा, यानी कि जितना जल्दी कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होगी वो उतना ही जल्दी क्या होगी भाई, ठंडी भी होगी। यानी इसका मतलब ये है, इसका स्पेसिफिक वैल्यू बताइए क्या होगा, स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या होगी इसकी, बहुत ही कम होगी, यानी कि इसको बहुत ही कम एनर्जी देंगे तो भी ये गर्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये ठंड भी हो जाएगा, ठीक है। यानी परफेक्ट बॉडी या ब्लैक बॉडी का मतलब समझे, अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स लॉ ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जल्दी गर्म होती है वो उतना ही जल्दी ठंड होती है। ब्लैक बॉडी का मतलब यही है। परफेक्ट बॉडी मतलब क्या है, जो बहुत अच्छा अगर एब्जॉर्बर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो उतना ही अच्छा इमिटर हीट को इमिट भी करता है, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि ऐसा पिंड जो अपने ऊपर गिरने वाले हर किरण को, यानी हर किरण को, यानी एक्सरे दीजिए, गामा रे दीजिए, अल्ट्रावायलेट दीजिए, इंफ्रारेड दीजिए या विजिबल लाइट दीजिए, हर किरण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। यानी कि ये एक ऐसा इंसान है, आप कोई भी धर्म के लोग इससे मिलने आएंगे ये सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, बस ऐसा समझिए ब्लैक बॉडी या फिर परफेक्ट बॉडी का समय गुड एब्जॉर्बर, ये सबको क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और सबको ये भाई डिनाई भी कर सकते हैं, बस ऐसे समझिएगा। किरण को अवशोषित कर लेती है, चाहे उसकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति कुछ भी हो, ये उसकी वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, गामा रे, एक्सरे, हल उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग है, लेकिन वो सबको एक्सेप्ट कर सकती है, कौन, आपकी ब्लैक बॉडी, ठीक है। वही लिखा गया है ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ए गुड एब्जॉर्बर हीट एज वेल एज गुड इमिटर ऑफ हीट, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक अच्छा एग्जांपल है इस परफेक्ट बॉडी का। परफेक्ट बॉडी मतलब क्या है, क्रिचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर, यानी कि ब्लैक बॉडी एक अच्छा एग्जांपल है परफेक्ट बॉडी का, जो क्या करेगा, बहुत अच्छा हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, बहुत जल्दी वो हीट को इमिट भी करता है। ब्लैक बॉडी कहने का मतलब क्या है, हर किरण को ये क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति कुछ भी हो। बस ये था भाई आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो आज आपने पढ़ा है दोस्त, देखिए 3 चीजें आपने पढ़े मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में 3 प्रोसेस है हीट का ट्रांसफर का। एक है आपका कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जिसको आपने कहा चालन विधि। दूसरा है आपका कन्वेक्शन, जिसको आपने कहा संवहन विधि। और तीसरा है आपका रेडिएशन, यानी कि जिसको आपने कहा विकिरण विधि। कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पार्टिकल्स का, यानी कि यहाँ पे कण का क्या होता है, विदाउट
एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है, यहाँ एक्चुअल मोशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे मीडियम भी है, यहाँ पे किसके लिए, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट के लिए, लिक्विड और गैस में। और ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा और वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सबसे फास्टेस्ट मेथड हीट ट्रांसफर का रेडिएशन है, सबसे स्लोएस्ट मेथड कंडक्शन है। क्लियर हो गया भाई, दैट्स ऑल। तो आज का क्लास फिनिश है। अब देखिए हीट ट्रांसफर हम लोगों का खत्म है। अब मेन जो देखिए एप्लीकेशन तो सब कुछ हमने पढ़ लिया, केवल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हमें कराना, बहुत डेप्थ में करवाऊंगा एप्लीकेशन में। बाकी यूट्यूब पर भी क्लासेस आएगी, नोट्स वगैरह तो अपलोडेड एप्लीकेशन में, हर चीज़ हर चैप्टर आपको ऐसा ही करवाया गया। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।